अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार कसाना। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ इस वक़्त एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि बागी हैं, जिनको हम बहुत बड़े रहनुमा के तौर पे भी जानते हैं, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं और हमारा उनके साथ बड़ा एक पुराना बचपन से ताल्लुक़ है मेरा। फिर उनके साथ उनका हमारे वालिद साहब का ताल्लुक़ था, वो भी एक अपनी जगह पे है। बल्कि हाशमी साहब ने जो किताब लिखी है मैं बागी हूँ, उसमें मेरे वालिद साहब का भी ज़िक्र है, उनसे इंस्पिरेशन लेते हुए उन्होंने वो शुरू किया। तो बड़ा एक पुराना ताल्लुक है, बहुत ही खूबसूरत शख्सियत है। उनसे आज बड़ी देर के बाद मैंने बड़ी मिन्नतें करके उनसे टाइम लिया है और आज उनसे गपशप होगी। जावेद हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। हाशमी साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। माशाल्लाह आज मेहरबानी आपको देख के बड़ी खुशी हो रही है जी। मेहरबानी। अच्छा आप ठीक हाशमी ठाक साहब, हैं? जी जी अल्लाह का जी शुक्र है जी, आपको याद करते रहते हैं। अच्छा आज चूँकि 16 दिसंबर है जी और आपको पता है ये पाकिस्तान में मैं मेरे ख़्याल में तो ब्लैकेस्ट डे अगर कोई कहा जा सकता है तो वो आज का दिन है। इसमें 2 जी हादसे हुए हैं पाकिस्तान की तारीख़ में, एक सकूत ढाका का हुआ और दूसरा आपको याद है कि 2014 में जो एपीएस का वाक़या हुआ, वो भी एक बहुत ही भयानक किस्म का वाक़या हुआ। तो दोनों ही जो हैं वो ऐसे वाक़यात हैं जिनको भुलाया नहीं जा सकता। सबसे पहले तो ये मुझे बताएँ कि आज हम ज़रा थोड़ा-सा फ़ोकस करेंगे 16 दिसंबर 1971 के ऊपर। थोड़ा-सा स्टार्ट में उसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर हम आगे निकलेंगे। उसको जब आप सोचते हैं उस वाक़ये को, आपने तो बहुत ही करीब से ये सब कुछ देखा हुआ है। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप हम उसकी उसकी तफ़सीलात में जाएँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये ज़रूर बताएँ कि उसमें हमें लेसन्स क्या मिलते हैं? अ, देखिए सर, मैं मेरा वो जवानी का दौर था, तो जी हाँ। मैंने पार्टिसिपेट किया जो कुछ हो रहा था और देखता भी रहा। मैं ढाके में भी था, चिटागांग में भी था। फॉल ऑफ ढाका से पहले हम पूरा वो घूम रहे थे, तो हर एक चीज़ आंखों के साथ देखी। मैं उसकी तफसीलात में तो इस वक्त मैं भी नहीं जानना चाहता, लेकिन एक बात बहुत वाज़ेह थी कि हमने उनकी असम्बली के अंदर अक्सरियत आ गई और हमने उसको नहीं माना। जी, उससे पहले शेख मुजीबुर रहमान जो है अगरतला साजिश केस में थे, बेइंतहा इल्ज़ामात थे उनके ऊपर गद्दारी के, लेकिन पूरी अपोजिशन जो थी, नवाज नसरुल्लाह हों, वली खान साहब हों या मशरक़ी पाकिस्तान की क़यादत, सब ने मुतालबा किया कि शेख मुजीब को रिहा किया जाए। आप चलाना चाहते हैं, अगर सदा साजिश केस चलाते रहें, लेकिन उनको रिहा किया जाए। वो रिहा हुए, उनको इलेक्शन की आपने इजाज़त दी याह्या खान साहब ने, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो उन्होंने हिस्सा लिया। कॉन्स्टिट्यूशन तो था ही नहीं, जो भी फ्रेमवर्क बनाया, लीगल फ्रेमवर्क बनाया हुआ था, LFO कहते थे उसको, तो उसके जी, जी। मुताबिक उन्होंने हिस्सा लिया, अक्सरियत हासिल कर ली। याह्या खान साहब ने उनको वज़ीर आज़म कह दिया और उसने भी वक्ती तौर पर याह्या खान साहब को सदर भी तस्लीम कर लिया। लेकिन ठीक। फिर हमने समझा कि ये मुजीब के शेख के तो हम खिलाफ नहीं हैं, हम उस हिस्से को ही अलग कर दें। ये हमारी मनसूबाबंदी का हिस्सा था। ये बाद में मैं तो ठीक। अयूब खान से साहब से भी मिला, 2-3 घंटे मुलाकात हुई, तो सारी बातें वो तो मेरे सामने खुलती गई। लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान में जो मैंने देखा, वो वहाँ पे हमारी जो मिलिट्री है हमारी, उनकी चूँकि वो उस मार्शल लॉ लग चुका था, तो वहाँ पे बेपनाह दबाव के साथ, तशद्दुद के साथ, ज़्यादतियाँ करके हम उसको अपने साथ रखना चाहते थे मशरक़ी पाकिस्तान को। वो वोट की ताकत में हमारे साथ रहना चाहते थे। वोट था ज़्यादा उनका, वो क्यों छोड़ते? तो ये हाँ, एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि पाकिस्तान बनते ही कायद आज़म ने 2-3 मरतबा कहा उनको, जनरल यूब लैंग्वेज का। साहब जी
सॉरी, जनरल अयूब खान और जनरल अकबर खान ने कायद आज़म को मशवरा दिया कि पार्लिमानी निज़ाम यहाँ नहीं चलेगा, हमें अपना निज़ाम बनाना चाहिए। तो कायद आज़म उससे गुस्से में हुए, उन्होंने अयूब खान का तबादला कर दिया मशरक़ी पाकिस्तान, जो वो नहीं गए। उनकी मौत के कायद आज़म मौत हो गए, फिर तो क्या जाना था उन्होंने। यानी पहले दिन से ही कायद आज़म की बात किसी ने एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं मानी। जो छोटी सी एस्टेब्लिशमेंट थी वो भी इतनी ताकतवर थी, बल्कि कायद आज़म को ज़ियारत में भेज दिया। बिल्कुल एक आइसोलेटेड एरिया है, ना कोई वहाँ हॉस्पिटल, ना वहाँ कोई मशहूर डॉक्टर। तो वो तो बेचारे ऑक्सीजन उनको ज़्यादा चाहिए थी, इन्होंने भेज दिया उनको पहाड़ों के ऊपर जहाँ ऑक्सीजन थी नहीं। ऑक्सीजन के लिए हर हफ्ते उनको कोयटे ले जाना पड़ता था। तो वो वही बेचारे वो तो इस दुनिया से चले गए। लेकिन हमने उनको, क्योंकि उन्होंने एक और गलत तकरीर कर दी थी कोयटा में कि यू आर सर्वेंट ऑफ द पीपल। उन्होंने बल्कि उन साहब को बिठा के कहा कि आपको सिविलियन की बालादस्ती कबूल करनी पड़ेगी। इस मुल्क में अगर आपने रहना है और नौकरी करना ही है तो सिविलियन का यहाँ पे रूल होगा, और ये हमारा डेमोक्रेसी का तरीका होगा। कहते हैं हमसे बहुत सारी बातों पे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन बुनियादी बात है पाकिस्तान की उन्होंने की। उसी दिन से फिर पाकिस्तान वो हमसे जुड़ नहीं सका। ये आज का दिन आ गया 16 दिसंबर का 71 का, तो अफसोसनाक दिन था। जब वो हम लोग तो यूनिवर्सिटी में थे, पूरी कौम जो थी वो परेशान। ये आप कहें कि बंगालियों ने वो अलग हुए, नहीं, हमने उनको अलग किया। ये मैंने अपनी आंखों से, यकीन करें इसरार, आप भाई भी छोटे हैं, आप मेरे अजीज भी हैं, आप मेरे मोहसिन, मेरे उस्ताद, मेरे हमारे इलाके के बड़े जिम्मेदार के बेटे भी हैं। मुझे ये अहमद खान साहब जो है, उन्होंने जो पहले बातें बताई थी, थोड़ा सा एरारी ज़हन भी था उनका, लेकिन उनसे मैंने तारीख सीखी। ये मशरक़ी पाकिस्तान में मैंने देखा कि लाशें पड़ी हुई हैं बंगालियों की दरिया के किनारे। मैंने पूछा, हम मेहमान थे अपने वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट के, हमारे अफवाज पाकिस्तान के, मैंने कहा यार ये क्या है, और उन लाशों को मेरी इन आंखों ने देखा है, कुत्ते और गिद्ध खा रहे थे। तो मैंने कहा यार ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि कई दिन हो गए, मेरे बैटमैन ने कहा था कोई बंगाली नहीं मारा। तो ये एक कश्ती पे आ रहा था, बड़ा चला, हमने गोली मारी, इसने डुबकी लगा दी पानी के अंदर। 7 गोलियां इसने हमारी खराब की हैं, फिर जाके ये मरा है। तो अब ये इस कैफियत से, इस फीलिंग के साथ हम उनको रूल कर रहे थे। तो आप अंदाजा करें, हम कहते हैं दुनिया का प्रोपेगेंडा है, होगा प्रोपेगेंडा, गलत भी प्रोपेगेंडे होते हैं। इंडिया भी इंतहाई जालिम था, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर भी रहा था। लेकिन मैंने अपनी आंखों से, हम घरों के अंदर गए जहाँ उनको रेप किया गया था, वो उन खवातीन से मिले और वो कहने लगी कि हम इनके लिए मिलाद मुनक़िद कर रही थी और हम पाकिस्तान की आर्मी के दुआ गो हैं, साथी हैं। लेकिन वो आए और वो तकरीबन 150-200 औरतें मिलके मिलाद कर रही थी। तो उन्होंने, वो बड़ा स्कैंडल हुआ पूरी दुनिया में कि वो जाके उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि हम आपके लिए, आपकी सलामती के लिए दुआएं मांग रही हैं। उन्होंने कहा यहाँ हर गद्दार यही कहता है, हम तो छोड़ेंगे नहीं। तो फिर हमें कहा गया कि उनसे जाके हम माफ़ी मांगे। उससे जाके वहाँ पे मालिक साहब थे गवर्नर, वो जाके हर एक ने उनसे माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा जी हम तो माफ़ कर चुके हैं, हमें पता है आप तो चले जाएंगे। तो उसके बाद इंडिया वाले हमसे क्या करेंगे, हम वो डर रहे हैं। तो हम तो पाकिस्तानी हैं, आप हमारी परवाह न करें, हम दुनिया को नहीं बताएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें हमने अपनी आंखों से
देख क्या है, हिस्ट्री और क्या होती है, हिस्ट्री कोई और नहीं होती। तो ये एब्सोल्युटली सूरत जी, मैं मीरपुर में गया, अच्छा वहाँ पे जो है मोहम्मदपुर मीरपुर कैंप्स जो है बिहारियों के, आज तक उन जी हाँ जी बेचारों को हमने, पाकिस्तान ने हाँ शहरियत नहीं दी, वो कैंपों के अंदर नहीं जी रह रही है। अब इस सड़ वाकई रहे को हैं आप 50 साल हो गए वो कैंपों के अंदर, उस वक्त किसी की औरतों के ये जो सीने थे वो काटे गए थे, किसी की बड़ा ब्रूटलिटी थी वो। जब इस तरीके से चीजें होती हैं तो हो जाता है, लेकिन वो हो हमारी जाता है हुकूमत जो है उनको तो जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, उन्होंने भी नहीं किया। हमारे सियासतदानों ने साथ दिया याह्या खान का, वो चिल्लाते रहे वहाँ के लोग कि हमें आप बचाओ, हम आपके हैं, लेकिन फिर वो उन्होंने कहा कि यार फिर हम आपके साथ रहते भी नहीं है, तो फिर उन्होंने हाँ। लेकिन रहती लेकिन हाशमी खत्म। साहब वो लहदा लहदा हो गए, लेकिन एक चीज मुझे बताएं कि इतना बड़ा सानिया हो गया, इतना बड़ा वाकया हो गया, दो लख्त हो गया एक मुल्क, और किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाली गई। आप जस्टिस हमीदुर रहमान साहब की जो रिपोर्ट है वो अगर आप पढ़ लें उससे आपको पता चल जाता है, किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाली गई, किसी को सजा नहीं दी गई। ये तो अजीब बात नहीं है? एक तो सजा नहीं देगी, वो शाये नहीं हुई। हमीदुर रहमान कमीशन वो रिपोर्ट भी इंडिया से जाके शाये इंडिया हुई ना। इंडिया में शाये हुई। मैं जेल में आया हुआ था, वहाँ मुझे किसी ने संभाल करके दी, तो मैंने सारी पढ़ी, फिर मैंने एक बयान दिया उनको। हो सकता मेरा जिस्म था जख्मी जख्मी, पूरी तरह मेरा मुझे मार मार के मेरा लहू था, और मैं सोता था सख्त गर्मी में सीमेंट के ऊपर नीचे अखबार बिछा के। तो मैंने वो फिर मैंने अपना बयान अंदर से जारी किया कि भाई हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट तुमने पढ़नी नहीं है तो आके मुझे देख लो कि वो उसमें सब फर्क क्या कोई लिखा? नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो कमीशन रिपोर्ट ने तो बड़ा वाज़ेह तौर पर जिम्मेदारी लगाई है, लोगों के नाम ले लेके लगाई है। हाँ फिर वो उसके बाद पाकिस्तान में तो बहुत बाद में जाके छपी है, और उसको कोई ओन भी नहीं करता, वैसे कोई ही नहीं करता। हालात है। तो इस वैसे हालात होंगे तो पाकिस्तान फिर वैसे के वैसा टुकड़े टुकड़े हो तो किसको तकलीफ होगी, हाँ कौन रोएगा। मईशत हमारी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हम जो पॉपुलर लोग होते हैं उनको हम जो निकाल देते हैं, दूसरों को ले आते हैं, और फिर जब लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं हम उनको निकाल के फिर कहते हैं जी आप लाओ, नहीं तो इसी को लाओ, जावेद आफी को लाओ, फलां को लाओ, जो हमारा कहाँ मानेगा, हमारे आगे वो सजदा करेगा। तो ये एक तो कैफियत है, आज बात आज एक ही है। आज बावन आप जितनी जी आज 52 साल गुजर जी जाने के बावजूद, आज 52 साल गुजर गए हैं हाशमी साहब, तो आप समझते हैं कि कुछ हमने सबक सीखा है, या कोई आपको तब्दीली नजर आ रही है? आज भी आप देखें कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद एक हुकूमत तब्दील हो चुकी हुई है, उसकी जगह पे एक हुकूमत लाई गई, वो भी चली गई, अब एक केयर टेकर गवर्नमेंट है, वो अपनी मियाद पूरी कर चुकी हुई है, वो भी कंसिस्टेंटली आगे बढ़ रही है। इलेक्शंस जो हैं अभी सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद लग रहा है कि इलेक्शंस शायद हों। तो आपको क्या लग रहा है इस वक्त हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, और हम लोग कहाँ जा किधर हैं, हमारी देखिए, मंजिल क्या है? आपकी बात तो करता हूँ। तीन चीजें जो हैं वो एडमिटेड फैक्ट्स हैं। एक ये कि अमेरिका के कहने पे हमने जंग लड़नी है, पाकिस्तान कभी इनकार कर नहीं सकता, वो नया एक वार जोन खोल रहा है, और हम उसकी ये जंग फिर लड़ेंगे। 9/11 में भी मुशर्रफ साहब ने अपने लिए सहूलतें लेके वो जंग लड़ी, उससे पहले भी ज़िया साहब ने भी वो जंग लड़ी। अब फिर भी हम कोयटा के अंदर कहा जा रहा है, जो मैंने सुना है, वो इलाके दे रहे हैं, वहाँ से वो ड्रोनों के हमले करेंगे। कौम को हमने तैयार कर लिया है कि हमें अफगानिस्तान मारता है, हालांकि वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा हमें बेचा,
हमें उन्होंने हर वक्त मार दिया, जो कत्लेआम किया वो किराए के मुल्क का क्या, और वो हम समझते हैं शायद वो हमसे मोहब्बत करेंगे कि हमने उनको मेहमान बनाए रखा। वो कहते हैं नहीं, आप हमारे दुश्मन हैं, आप हमें वो, अगर से मैं उनकी ये बात नहीं मानता, अफगानिस्तान कौन है कि वो आके घुस के बैठ जाए यहाँ पे, लेकिन जो अमली तौर पर बातें आ रही हैं तो वही सामने आ रही हैं। दूसरा जो एडमिटेड फैक्ट है कि जो पॉपुलर लीडर होगा वो इस मुल्क में हुकूमत नहीं कर सकता। नवाज शरीफ, देखिए मेरी तो अब जिंदगी गुजर गई ना। मैंने नवाज शरीफ जो है उनको मैं इमरान खान के साथ था। नवाज शरीफ को 18 के इलेक्शन में अक्सरियत मिल रही थी, नजर आ रही थी। तो मुझे इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे आर्मी के जनरलों ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी, कि हमने नवाज शरीफ को निकालना ही निकालना है, कोई ओबामा हो या मामा हो तो ना हो, हमने इसको निकालना ही निकालना। अच्छा, मैंने कहा इमरान खान वो तो निकालेंगे, हम उनके हाथ में क्यों आए, हमें हम टूल क्यों बने? हमें आराम से 70-80 सीटें नेशनल असेंबली में मिल जाएंगी, आप पॉपुलर है। वो जो अपोजिशन होगी वो किसी की मांगे तांगे की अपोजिशन नहीं होगी। जो हुकूमत होगी आपकी वो मांगे तांगे की हुकूमत होगी। आपकी जो नौजवान जो धरने में डांस कर रहे हैं, लड़कियां लड़के, ये पॉलिटिकली जो है मोटिवेटेड हैं, ये डांसर्स नहीं हैं। ये बेचारे, अगर आपने आपको ये किया तो आपके साथ जनरल यही करेंगे, जजेस यही करेंगे, आप बैठे होंगे जेल में, ये बेचारे सड़कों पे धक्के खा रहे होंगे। तो आप इनके लिए आप फादरली फिक्र है। खैर मेरी बात नहीं मानी, आज इमरान खान को उसका एहसास है, होना चाहिए कि एक आदमी रोक रहा था, उन्होंने मुझे कहा कि आप चले जाएं, तो मैंने कहा खुदा हाफिज़। अच्छा, जो मैं नवाज शरीफ के लिए कर ही नहीं था, मैं कभी सोचा भी नहीं था। मेरी एक जिंदगी का ये चलन ऐसा बनता गया, मैं क्या करूं। मुझे आपके वालिद साहब जो है वो एरारी मिले, जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट अंग्रेज के साथ सबसे बड़ी जंग लड़ रहे थे। जो आदमी मिला मुझे घर में, मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा मार्शल लॉ के वजीर मत बनो, हमारे यहाँ तो आज तक पटवारी नहीं कोई लगा। बाप मुझे कह रहे खबरदार, 27-28 साल की उम्र में। तो बात यह है, एक माहौल ने भी सिखा दिया। फिर आप देखें, मैं 1964 में अयूब खान के खिलाफ मखदूम रशीद में थाने पे पकड़ा बैठा था। उम्र क्या थी? 14-15 साल। तो मैं मेरा भाई क्या भाषा है, आपका डीएनए ऐसा है, मैं क्या करूं, ये मेरा ब्लड बन गया है, मेरे खून का हिस्सा हो गया है। अब फिर जो ये बात कर रहे हैं इमरान खान के साथ, ज्यादती कर रहे हैं। देखिए, वोट बैंक, आप भी मेरे साथ रहने वाले हैं, घर के साथ रहने वाले हैं, गुजरात से आपका ताल्लुक, यहाँ से आपका आपके सब, या किसी से पूछ ले, खुद आप पूछे भाई, वो अपने आप को बेच चुके हैं, इमरान के नाम पे बेच चुके हैं। अब ऐसी सूरत हाल में हम उसको जेल में रख के इलेक्शन कराएंगे तो वो इलेक्शन होगा? वो नहीं चलेगा। आप मुझे कह रहे हैं कि हल क्या हो, या किसी ने सोचा? कोई नहीं सोचता। उनको ये दो हल आते हैं एस्टेब्लिशमेंट को कि एक अनपॉपुलर लीडर को बिठाना है, शेख मुजीब को दे देते, हुसैन शहीद सोहरावर्दी को दे देते, मोहतरमा फातिमा मादरे मिल्लत को दे देते। क्यों दे? वो उसमें उनकी जो अपनी कटायस है, जो अपनी उनका हाथ है, ताकत है, वो खुद अपनी ताकत को क्यों घटाए? पाकिस्तान की ताकत घटती है, वजूद घटता है, इसकी तो उनको परवाह भी नहीं। तो ये हमारी बदकिस्मती है। अब हमारे नए कमांडर इन चीफ साहब है, उन सबको जरूर मैं बार बार कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ
क्या आप उन्हीं डिक्टेटरों वाला रास्ता अख्तियार करेंगे, रिजल्ट भी वही होगा। तो वो हमें अमेरिका इस हुकूमत को मुस्तहकम भी कर देगा। बज़ाहिर ये कमज़ोर सा वज़ीर आज़म है, लेकिन जो हमारा कमांडर इन चीफ है, जब ये कमांडर इन चीफ बना तो मैंने सबसे कहा कि इस वक्त ये कमज़ोर तरीन कमांडर इन चीफ है। आज से 2 महीने बाद ये, ताकि हमारी जो इस वक्त है हमारी एस्टेब्लिशमेंट और हमारे कमांडर इन चीफ वो मजबूत तरीन बन गए हैं और मजबूत तरीन बनेंगे भी सही। ये सब हमारे आते हैं, पहले ताकतवर बनते तो क्या अब 10 साल से तो उनको कोई छेड़ भी ना सके, लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर मजीद इंतशार होगा, मजीद तबाही होगी। इन्होंने सारी ज़िंदगी तो बैठे नहीं रहना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये खुद सोचे, उनको हाथ बांध के कहते हैं खुदा के लिए हम कमज़ोर हैं, शायद हम नहीं लड़ सके, लेकिन ये याद रखें कि पाकिस्तान के लोगों ने हर डिक्टेटरशिप को उतारा ज़रूर है। वो अयूब खान हो, वो ज़ियाउल हक हो, वो परवेज़ मुशर्रफ हो, याहिया खान हो, कोई हो, उनको इतना अरसा बैठने नहीं दिया। कई लोग शहीद हो गए हैं, कई सियासतदानों को फांसियाँ लग गई हैं, कोई जला वतन हुए हैं, लोग वो लीडर नहीं और आ गए हैं। तो इसलिए ये अपनी उन चीज़ों को पेश नज़र रखें। पाकिस्तान के लिए ये फौरी तौर पर ये इक़्तिदार की ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है ये अगर कर देंगे और वो जो जीतता है इलेक्शन करा दें, अगर नवाज शरीफ को लोग वोट दे देते हैं उनको आने दे, अगर इमरान खान को रिहा करें। ये मैं तो कहता हूँ पहले तो कमांडर इन चीफ को रिहा करना चाहिए। वो अगर नहीं मानते तो सियासतदानों को, नवाज शरीफ साहब को भी और सबको कहना चाहिए कि हम एक है। जैसे शेख मुजीब को रिहा किया गया था, जैसे वली खान साहब को और मरी साहबान को, मैगन साहबान को रिहा किया गया था। उसको सजाएं नहीं दी गई थी, पार्टियां ख़त्म हो गई थी। तो इसको आप रिहा करें। 9 का जो मई का आप है वो मुकदमा चलाते रहे, लेकिन एक तरफ इलेक्शन करा रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी जो है उसका कोई कैंडिडेट ही नहीं है, लोग छुप गए हैं। इतनी लंबी जंग कौन लड़ता है? मैं लड़ा हूं तो सरार आके देखो, मेरी छोटी थे यूनिट, कार्टन फैक्ट्री थी यहाँ पे, वो कंट्रोल मुझे पता है। तो वो आके देखिए गजा बने पड़े हैं, गजा कभी उसमें करें कोई दिखाए। अगर गजा बना हुआ है, 12 एकड़ जमीन जो है उसका बड़ा बिग चंक होता है, वो उसके ऊपर कुछ। तो अब ये कौन इतनी लंबी जंग लड़े? तो फिर इसमें नहीं लड़ सकते। अच्छा, इसमें एक चीज मुझे बताएं हाशमी साहब के, अभी आपने जिक्र किया कि हमारे सियासतदानों को फांसियां भी लगी हैं। इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है, लोग कह रहे हैं, इवन एतजाज हसन साहब को भी ये खतरा नजर आ रहा है कि खुदा न खास्ता कहीं इमरान खान को सजाए मौत न दे दी जाए और इस तरह का चक्कर ना हो जाए। तो इसी वजह से उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे मुकदमात करने का भी सोचा है। आप समझते हैं कि ये जो इस तरह का खदशा है, इसमें कोई हकीकत है? देखिए जी, ना भी करें, उनके पास कई तरीके हैं, लेकिन ये मेरे इल्म में जो पक्की बात होगी तो मुझे करनी चाहिए। मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन कर सकते हैं। उनके लवाहिकीन हमें बता रहे हैं कि सजाए मौत, ये शामूद साहब की बेटी जो है शहर बानो, उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सजाए मौत दे रहे हैं। अलीमा कह रही हैं कि सजाए मौत दे रहे हैं। बात यह है कि इसके अलावा जो ये रास्ते अख्तियार किए जाते हैं ना, मैं वो बात कर रहा हूँ। मैं एक बात कहूँ कि मेरे इल्म में है वो नहीं, मैं एक पूरा जो ढांचा अभी तक चल रहा है मुल्क का, जब से बना है, जिन्होंने चलाना है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। अब उसको सजाए मौत भी दे दें, इलेक्शन तो कराने हैं। इलेक्शन जो है इनको वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में पोलिंग स्टेशन को कौन संभालेगा? पंजाब आजकल पंजाब बोल रहा है, ये भी नहीं होने देंगे इलेक्शन।
अफसोसनाक बात है। फिर वो क्या इलेक्शन होंगे, इलेक्शन तो ना हुए। मैं कहता हूँ कि मसाइल बढ़ेंगे, हुकूमत इनकी बेशक चलती रहे, लेकिन आखिर इन्होंने जाना होता है। हमें स्टेबिलिटी नहीं होगी। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर सोच में फर्क आना चाहिए। आपने दूसरी बात की थी, जो बच्चे शहीद हुआ थे हमारे आज के दिन, आप ये बताएं उसके ऊपर ये इंक्वायरी कमीशन बिठाते नहीं है, मालूमात देते नहीं है। उनके लवाहिकीन भी सड़कों पे फिरते रहते हैं, वो कहते हैं हमारी फौज, हमारे लोगों की वजह से, इनकी गलतियों की वजह से हमारे बच्चे मरे, इनके अपने बच्चे मरे, और उसका ये इंतकाम भी लेने के बजाय उनको रिहा कर देते। तो ये अब जिक्र रह जाता है 16 दिसंबर का, हमारे बच्चों का 16 दिसंबर का, मशरक़ी पाकिस्तान का, ये माजी हो गया है। लेकिन इस माजी इस तरह बनाते जाएंगे तो हम भी माजी हो जाएंगे, हमारे बच्चों के लिए रहने को जगह नहीं होगी। इनको इस बात का एहसास होना चाहिए। जो अगर इमरान खान को लोग वजीर आजम बनाते हैं, वोट देते हैं, तो दे दो, क्या कर लेगा। पहले भी मेरे ये सारा कुछ जो गिराया ना इन्होंने, लोगों ने कहा कि इमरान खान ने गिराया है। मैंने कहा मैं नहीं मानता, इमरान खान को भी जानता हूँ। ये जनरल बाजवा ने गिराया है, फैज हमीद ने गिराया है, मैंने नाम देके कहा। हकीकत भी यही है। उन्होंने बल्कि अपने यहाँ का उनका चीफ था ISI का, उसने कहा हफीजुल्लाह नियाजी को कि जवेद आजमी को बता दो। वो कहते हैं पहले हमने उनका एक बाजू लिया हुआ है, एक टांग ली हुई है, अब दूसरा बाजू तोड़ने का हमें ऊपर से ऑर्डर है। तो उसने ये बैठ के कह दिया मीडिया पे। दूसरी उसने कहा ये मुझे पैगाम आया, तो मैंने कहा जवेद आजमी को तुम नहीं जानते, वो कट के एक जिस्म का काट दोगे, जो वो समझता है वो कहेगा। वो कोई किसी का दुश्मन भी नहीं है, वो अपनी फौज का एहतराम करता है। लेकिन मैं भी ये कहता हूँ कि हम फौज के, ये हमारी बहादुर फौजी हैं जो लेकिन मैं तो यहाँ तक कहता हूँ ये मुकद्दस अदारा है, हम इनके पाँव चूमने को तैयार हैं, वो कहते नहीं इनको चाटो। अब क्या करें, वो नहीं कर सकते हम, ये नहीं कर सकते। अच्छा, अब जरा मुझे ये बताएं कि इस वक्त आपका स्टेटस क्या है? आप नून लीग के साथ हैं या आप किसी के साथ भी नहीं हैं? क्या नवाज शरीफ साहब जब से आए हैं उन्होंने आपसे रब्ता किया है? इलेक्शन का क्या इरादा है? ये 2-3 सवाल इकट्ठे मैं पूछ रहा हूँ ताकि मुझे आप इकट्ठे बताएं। हाँ कर ले। देखिए मुझे मैं तो मुस्लिम लीग में, जब मैंने इमरान खान को छोड़ दिया, छोड़ा था इस मौक़िफ़ की वजह से, जिस उस मौक़िफ़ की वजह से अब मुझे मुस्लिम लीग भी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं नवाज शरीफ साहब जब मिला तो वो सारे लोग बैठे थे, साद रफीक साहब थे, वो भी वजीर थे, आसिफ इकबाल थे, वो भी वजीर थे, परवेज़ रशीद थे, वो भी। मैंने कहा मियाँ साहब आप पहले तो ये बताएं आपने मुझे मुस्लिम लीग से क्यों निकाला? आप कौम को कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला, मैं आपसे पूछता हूँ। तो मियाँ साहब ने कहा नहीं है कोई गलती नहीं सी। तो तमाम वजीरों ने कहा मियाँ साहब कटिया तुसी सी, कटिया तुसी सी। तो उन्होंने कहा जी आप जहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे हम कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे, आप जहाँ से लड़ें। फिर मैं 2018 ये जो 18 वाला है आपका इलेक्शन, इसमें मैं बिला मुकाबला हो गया आपके हल्के से, क्योंकि यूसुफ साहब जो है वो डिफाल्टर हो गए, चौधरी अपना जावेद अली शाह डिफाल्टर हो गए, इब्राहिम डिफाल्टर हो गए, उनके कागजात मुस्तरद हो गए। मैं 12 घंटे के लिए मैं पूरे पाकिस्तान में डिक्लेयर्ड था कि अनअपोज MNA हो गया है। फिर उन्होंने पकड़ के वो बेचारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अंदर ले गए और पकड़ के कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, एक ही तो बंदा है जिसको हमने नहीं आने देना, तो उसको तुम बिला मुकाबला बना रहे हो। तो ये, लेकिन अगर मेरी पार्टी मेरा साथ देती, मेरा राइट था, मैं बिला मुकाबला था,
उन्होंने भी साथ उस वक्त भी नहीं। नहीं। आज मैं मुस्लिम लीग में शामिल हुआ हूँ, आज नहीं, आज से 5 साल पहले। पूरी जंग वही लड़ी है जो मियां नवाज शरीफ ने लड़ी है। वोट को इज्जत दो, मैंने कहा जी वोट को इज्जत, उसके लिए जंगें की है, उसके लिए ये मैंने मारे खाई है, मुझे मुआशी तौर पर क्रिपल कर दिया उन्होंने। आप जानते हैं 2-4 मुरबे वाली जमीन क्या क्या सियासत करेंगे, क्या सही बात। कहते हैं। हाँ, तो वो बड़ी हिम्मत है आपकी, बड़ी हिम्मत है। हैसियत ही कोई नहीं है ना। तो इसके बावजूद मैंने कहा मैं जो नवाज शरीफ के साथ भी, पार्टी के साथ भी जो ज्यादतियाँ नहीं है मैं उनके साथ करूँ। मैं तो अभी मियां नवाज शरीफ ने आना था, मुल्तान में भी गया लोगों के पास कि उनको जाके रिसीव करें। सिर्फ फर्क ये है कि अस्तुर रहमान बेचारे ने कह दिया कि जो जाएगा तो वो जन्नत में जाएगा, जो एयरपोर्ट। तो मैंने ये नहीं कहा। अगर तो आपने टिकट के लिए अप्लाई किया, फिर टिकट के लिए अप्लाई करेंगे आप? मैंने कभी नहीं किया। फिर मुझे 4-4 टिकटें क्यों देते रहे? इमरान खान ने भी क्यों दी? मैंने कभी पूरी जिंदगी में कभी अप्लाई नहीं किया। मैं अगर मैं नजर नहीं आता तो फिर किसी और का हक समझते हैं तो उसको दें, मैं चिमटू क्यों? मैंने कभी नहीं अप्लाई किया। आप मेरी तबीयत जानते हैं, तो इसलिए ये बातें लेकिन इस दफा इलेक्शन तो लड़ना है ना आपने? लड़ रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ और आज़ाद लड़ रहा हूँ, 149 से लड़ रहा हूँ। वहाँ से शायद ये मुस्लिम लीग देना चाहती है जहांगीर तरीन को। अच्छा। तो क्योंकि इनका कैंडिडेट मौसर वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे तहरीक इंसाफ का भी कोई मौसर कैंडिडेट नहीं है। मौसर कैंडिडेट मैं ही हूँ। हर इलेक्शन लड़ने वाला समझता है तो हो सकता है आपको तहरीक इंसाफ ही सपोर्ट कर दे। किसको करें? मुझे ही करेंगे आखिरकार। ये भी जो मुस्लिम लीग के लोग हैं मुल्तान के, वो भी मुझे ही वोट देंगे, और किसको देंगे? ये बात ये है कि ये टिकट ना दें, वोट तो मुझे देंगे लोग। तो अच्छा, लेकिन एक चीज मुझे बताएं कि जो इस वक्त हाँ, ये तो मैं अजराए तफन्नुन कह रहा था, मैं हार भी जाऊं, मैं जब ये सिस्टम जो है, जब साइकिल चलता है, मैं उसको आगे बढ़ाने के लिए अपना खून भी पेश करता हूँ। मैं इलेक्शन क्यों ना लड़ूं, ताकि लोगों को यकीन भी आए कि ये सारे लड़ रहे हैं, इलेक्शन होने ही होने हैं, फिर ये ना कराए इनकी मर्जी। मैं तो बिल्कुल हिस्सा लूंगा। लेकिन इस वक्त जो सूरत नजर आ रही है, जिस तरीके से नून लीग को सपोर्ट की जा रही है, सब हर तरफ से एस्टेब्लिशमेंट भी कर रही है, बाकी जगहों पे भी हम उसका सिस्टम देखें, पूरा प्रोटोकॉल उनका प्राइम मिनिस्टर का मिल गया हुआ है। तो इस तरह अवाम में जो पजीराई है, क्या आप समझते हैं कि उनको मिल जाएगी, या वोटर्स में उनको वो ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे? नहीं, वह बात ये है, मुस्लिम लीग जो है उस कोई इतना बहुत बड़ा प्रोटोकॉल नहीं है नवाज, लेकिन मुकदमा जिस तरीके से झूठे मुकदमा थे, एस्टेब्लिशमेंट ये सोचती नहीं है उस वक्त उन्होंने निकालना होता है, उसका ना आगे देखते न पीछे देखते हैं। वो मुकदमे ख़त्म होने थे, लोग कहते हैं ये स्पेशल ट्रीटमेंट है, या एक वज़ीर आज़म के आगे पीछे जो एक प्राइम मिनिस्टर होता है, गाड़ियाँ तो आ जाती हैं। आप मुल्तान के अंदर जानते हैं यूसुफ रज़ा थे, उनके पीछे और उनके बेटों के ऊपर तकरीबन 300 पुलिस वाले साथ चलते हैं। एक्स प्राइम मिनिस्टर का एक चीज़ होती है, वो तो हो रही है, लेकिन देखने की बात यह है कि दूसरे के साथ जिनको बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं, वो प्रोवाइड की जा रही है। दूसरे को आप जन्म रसीद कर रहे हैं, एक को कहते हैं जी हमने तो नहीं, उनको आम रूटीन की बातें हैं। जो इस तरीके को देख के लोग मेरी बात को नहीं मानेंगे, आपकी बात से एग्री करेंगे। पाकिस्तान के लोग, आप यकीन माने, लोक गीत लोगों के हो गए, पंजाबी में, सराइकी में, सिंधी में, पर ये कभी नहीं हुआ कि लोग इतने लोकगीत गाए जा रहे हैं और किसी जगह पे और ये गाने वालों को पकड़ भी ले जाते हैं। किसके गीत गा रहे हैं? कहाँ रुकेंगे? किसके गीत गा रहे हैं? इमरान खान क्या वजह है? क्या वजह है? इमरान खान इतना
इमरान खान इतना मकबूल क्यों हो? दो वजूहत है। मैं तो कहता हूँ कोई इस तरह हर चीज़ उसकी 100% सही नहीं अभी तक समझता। मैं कहता हूँ कि क्योंकि ये लोग 75 साल इसी तरीके के लोगों को बने हुए को वोट देते थे, उनकी अपनी लीडरशिप नहीं आई, बहुत प्यासी हैं लोग। पाकिस्तान डूबते डूबते डूब चुका है, उनके पल्ले कुछ पड़ा नहीं है। पाकिस्तान को बाहर से डॉलर लाते हैं, हम भीख मांग के भी लाते हैं, नीचे तो जाते नहीं हैं। इसरार में कल जब जुम्मे में था, 90% लोगों के पास इस सर्दी में, मैं तो लगाए बैठा हूँ कोट भी और ये भी वो भी पॉपुलर भी, 90% लोगों के जिस्म पर एक गर्म कपड़ा नहीं था, सिर्फ सलवार कमीज में आए हुए थे या चादर और कमीज में। पाकिस्तान की जो हालत है वो, आप उनसे कहते हैं कि वो क्यों मानते हैं इमरान खान को, वो कहते हैं कि ये फिर वही आए, इनको तो हम नहीं आने देंगे। वो जिद कर गए, वो मुस्लिम लीग को नहीं आने देते, वो जरदारी साहब को भी अभी तक नहीं आने देते। हो सकता है मेरी उनको देखने का मेरा नजर में कोई कमजोरी हो, बट मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों के सामने उसकी तो वजह से। हाशमी साहब, इसमें एक चीज जो आखिरी सवाल है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जिस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारी है, और सारी जिंदगी, और जाहिर है कि हम लोगों ने भी देखा है उसको, एक बागियाना जिंदगी है, और पार्टीज में भी आपको इसीलिए शायद दूसरा एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता, क्योंकि आप लार्जर देन लाइफ एक रोल अदा कर रहे होते हैं, एक ऐसा एक स्टेट्समैन का रोल आप अदा कर रहे होते हैं। तो इस सूरत हाल में जब आप देख रहे हैं कि आप ही का रोल जो है वो इस वक्त इमरान खान अगर अदा कर रहा है, तो अगर वो इमरान आज आपको दावत देता है कि जी आप वापस आ जाएं पार्टी में, तो क्या आप कबूल करेंगे उसी एक और बागी की दावत को? मैं चूंकि अपना जो स्टांस है, मैं नहीं शामिल होऊंगा, लेकिन अमली तौर पर हकीकत से जो उसके साथ शामिल हैं उनसे बड़ा रोल मैं इमरान खान के लिए अदा कर रहा हूँ। जब वो चुप कर गए हैं, जब पकड़ के जेलों में खामोश करा दिए गए हैं, जब बड़ी बड़ी लीडरशिप उसका साथ छोड़ रही है, ये आवाज़ जो है मीक आवाज़ बन गई थी, तो मैं उस वक्त में बोल रहा हूँ, उस वक्त कह रहा हूँ कौम को कि सुनो, ये ज्यादती हो रही है। जब मैं अपने एस्टेब्लिशमेंट को कह रहा हूँ सुनो, ये ज्यादती हो रही है, सियासी जमातों को कह रहा हूँ सुनो, ये ज्यादती हो रही है। तुम कल को बैठ के रोगे पीटोगे कि मुल्क के साथ ये हो गया। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, जो तहरीक इंसाफ के लोग भी नहीं कह सके, मैं वो कह रहा हूँ। मैं इसी वजह से मेरा जो हशर होना वो हो जाए, ये मेरा एक मसला है। मेरे कि मैं शामिल नहीं हूँ तरीके कतन। लेकिन आप लोगों के पास जाते तो हैं ना, आजकल आप जा रहे हैं, बल्कि अभी भी आपने एक मेरे ख्याल है कुरान खानी पे जाना है, तो जब आप लोगों से मिलते हैं तो उधर से आपको पल्स तो पता चल रही है ना, कि पल्स आपने बताया कि क्या है, तो उस पल्स के मुताबिक भी तो आपको फैसला करना चाहिए ना कि आपने क्या करना। मेरे भाई, मेरे बेटे, मैंने यहाँ 30-40 औरतें थी, वो घर आके जाती हैं, अंदर कोई आटा कोई थोड़ा बहुत मदद अंदर घर से मिल जाती है। मैंने तो ना उनको, वो मैं बैठा हूँ हम सर रास्ते में, मैंने कहा इधर आओ, सारी इधर आओ, ये बताओ कि तुम्हें कितनी बेनज़ीर इनकम टैक्स दे रहे हैं, शहबाज शरीफ ने सारा कुछ आपको दिया है, दिया नहीं दिया? उन्होंने जी हाँ। मैंने कहा फिर ये बताओ वोट किसको दोगे? उन्होंने कहा सही, तुझसे जय को आखो, हम तो उसी को दे देंगे। मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हारा मुर्शिद भी हूँ, मेरे सामने सच्ची बात है कि तो मैं तुम्हारे बच्चों को भी बदवा दे दूंगा। सच बात बताओ, दिल तुम्हारा क्या है? बिलीव यू मी, जितनी थी 14 थी या 18 थी, सबने कहा दिल सही हो इमरान को वोट यीशु, इमरान को। बस ये है, मैं किसी से और क्या अमेरिका के सर्वे रिपोर्ट्स देख के या पेलडैट वालों की सर्वे रिपोर्ट देख के सोचूंगा? मैं तो लोगों के साथ बैठने वाला हूँ, वहीं मरना है, वहीं जीना है। मैं उनकी बातें देख रहा हूँ, वो मेरी ये हाल है। अब उसको रिजल्ट में आप इलेक्शन में उस पार्टी का कोई कैंडिडेट ही ना हो, उसका डब्बा भी ना हो, तो फिर वो तो नहीं जीतेगी, वो तो हार जाएगी। क्या
ग्राउंड रियलिटी यही है। फिर जो फ्रस्ट्रेशन होगी, अगली हुकूमत को चलने भी नहीं देगी, फिर पाकिस्तान को चलने नहीं देगी, फिर वो मशरक़ी पाकिस्तान के साथ वोट उनका अब तक तो है, उस वक्त था फॉर मुजीब, लेकिन बाद में वही वोट बन गया एंटी पाकिस्तान। तो हमें देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए और उसके लिए तकोदाव भी करनी चाहिए, चुप करके बैठ के तमाशा ना देखें, नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप हाशमी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इस वादे के साथ कि आप ऑफ एंड ऑन हमें टाइम देते रहेंगे, आपसे गपशप का सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह, और विश यू बेस्ट ऑफ लक। और जब भी आप मखदूम रशीद की जब इलाकों में जाएं तो हमें भी याद किया करें, उन फिजाओं को सबको हमारा सलाम। आप हमारे दिल में, आप हमारे दिल में, आप भाग जाते हैं। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। साहब को दुआओं में याद रखो सही, बस बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।